हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर के लेक्चर नंबर 8 में डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर में, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट बोलो, आप बाय डेफिनीशन लिखोगे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। मैं क्यों बोल रहा हूं बाय डेफिनीशन ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा? तो बच्चों डेफिनीशन ही है कि डॉट प्रोडक्ट किसको कहोगे या स्केलर प्रोडक्ट किसको कहोगे दो वेक्टर का। तो मान लो कि हमने दो वेक्टर ए और बी माना, ठीक है, जो ए डॉट बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके, एंड कॉस साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। बात समझ रहे कि नहीं? ये डेफिनेशन हो गया किन चीजों का? तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। ओके, तो चाहो तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी विच इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स हमने मान लिया, क्या चीज, वेक्टर ए और बी, विच इज इक्वल टू the product of the magnitudes। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करो, तो आप इसी तरीके से लिखना कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड कॉस साइन। देखो यहां पर एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? कॉस साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो आप इसको ए डॉट बी बराबर क्या लिखोगे? ए डॉट बी बराबर बाय डेफिनेशन लिखोगे ए बी कॉस थीटा। ओके, समझ में आया? चलिए अब हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट के कुछ स्पेशल केसेस को देख लेते हैं। ठीक है, कि ये दो वेक्टर जो हैं आपस में कैसे होंगे, आपस में पैरेलल्स होंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलो पहला केस है बच्चों, व्हेन टू वेक्टर्स समझ रहे हो, ए एंड बी में ले लेता हूं यहां पर, आर पैरेलल। तो बच्चों जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे ना, तो उनके बीच का एंगल जो हो जाएगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है ना बच्चों? जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो आप बता सकते हो वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे, कॉस 0 डिग्री। ओके, तो ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया, बी का मैग्नीट्यूड बी हो गया, और कॉस 0 1 होता है। तो याद रखना, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए बी के बराबर होगा। ठीक है ना? ए डॉट बी बराबर क्या होगा बच्चों, ए बी। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलो इसका अगर मैं बोलूं यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है, फॉर यूनिट वेक्टर्स के विषय में यदि बात करो कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो बच्चों यूनिट वेक्टर आई डॉट आई जो होगा बच्चों 1 होगा। ठीक है ना? क्योंकि ए डॉट बी कितना होता है, ए बी, तो आई डॉट आई क्या हो गया, 1 हो गया। आई डॉट आई कितना हो गया, 1। इसी तरह जे डॉट जे कितना हो जाएगा, 1, और के डॉट के क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसके अलावा आप ये जो आप राइट हैंड का थंब रूल वाला कहानी है, उससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर को। ठीक है, क्योंकि देखो अब आई में आई वेक्टर आई डॉट आई, अब आई को आई की तरफ कहने का मतलब एक्स एक्सिस में अगर आप मूव करोगे एक्स एक्सिस के ही अलॉन्ग, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। बाय डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, और इसमें स्पेशल केस हमने देखा कि जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल्स होंगे तो ए डॉट बी ए बी के बराबर होगा। इसी लिए आई डॉट आई भी क्या होगा बच्चों, 1 होगा, क्योंकि आई डॉट आई में थीटा क्या हो जाता है, 0 डिग्री होता है। जे डॉट जे में भी थीटा 0 डिग्री, और के डॉट के में भी थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से
याद रखना जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो ए डॉट बी डायरेक्ट ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना और वो दोनों का सिंपल प्रोडक्ट कर देना। दूसरा केस देखो बच्चों, जब दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यहां पे भी दो वेक्टर आप मान लो, वेक्टर ए एंड बी। तो देखो जब परपेंडिकुलर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो स्वाभाविक है ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और cos 0 डिग्री की जगह क्या लिखोगे, cos 90 डिग्री। इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, और cos 90 0 हो गया। इसका मतलब पूरा प्रोडक्ट 0 हो गया। तो याद रखना जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम आई वेक्टर जे के बीच देखें तो आई डॉट जे देखोगे तो आई से जे की तरफ जाओगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे cos 90, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो दो अनइक्वल वेक्टर या यूनिट वेक्टर अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो आई डॉट जे 0 होगा, याद रखना, ठीक है। के डॉट जे, पहले जे डॉट के कर लो, ये भी 0 होगा, और के डॉट आई भी होगा बच्चों, 0 होगा। बात समझ रहे हो ना। इसी तरह आप उल्टा भी कर सकते हो, जे डॉट आई भी यदि मैं बोलूं तो भी 0 होगा, के डॉट जे भी बोलोगे तो भी 0 होगा, और आई डॉट के बोलेंगे तो भी 0 होगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये दो स्पेशल केसेस याद रखना, जब दो वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हो, और दूसरा जब दो वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। बात समझ रहे हो ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का बच्चों प्रॉपर्टीज को देखो कैसे होगा। तो पहला प्रॉपर्टीज आप सिंपल सा लोगे कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव लॉ। देखो ए डॉट बी हमेशा याद रखना बी डॉट ए के बराबर होगा। क्लियर है ना। ओके, कैसे समझेंगे, तो देखो बच्चों ए डॉट बी को आप क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, और बी डॉट ए को क्या लिखोगे बच्चों, बी ए कॉस थीटा, बाय डेफिनेशन लिखोगे ना। अब हमको पता है ना नॉर्मल अलजेब्रा में ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, इसीलिए ए बी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए डॉट बी किसके बराबर हुआ बच्चों, बी डॉट ए के बराबर हुआ। तो याद रखना डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। देखो हम लोग एडिशन में भी देखा था ना कि दो वेक्टर का सम जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और देखो प्रोडक्ट में भी हमने देखा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि डॉट और स्केलर प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। जैसे देखो, ठीक है, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट किस चीज को फॉलो करेंगे, इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे फॉलो करेगा, ध्यान दो, ए डॉट बी प्लस सी यदि लिखा हो ना तो याद रखना ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो तीन वेक्टर दिया हो तो याद रखना वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि दो में आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं निकाल सकते। जब भी निकालोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए आपको कितने वेक्टर्स चाहिए, तीन, दो नहीं, ओके, तीन वेक्टर्स। चलिए इसके बाद देखो थर्ड वाला पॉइंट्स क्या होगा इसका प्रॉपर्टीज में, कि यदि किसी वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का वह स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बोलना चाह रहा हूं कि ए वेक्टर ए डॉट ए बराबर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये होगा। कैसे होगा, देखो ए डॉट ए को आप क्या लिखोगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फिर इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और कॉस, फिर यहाँ पे देखो 0 डिग्री लिखोगे,
क्योंकि ए डॉट ए में निकाल रहे हो तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो ये ए का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड है cos 0 1, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर। बात समझ रहे हो ना। तो जब भी दो वेक्टर ले लोगे सेम वेक्टर, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मैं बोलूँ वेक्टर आर डॉट आर तो आप बोलना आर स्क्वायर, मैं बोलूँ वेक्टर बी डॉट बी तो आप बोलना बी स्क्वायर, अगर मैं बोलूँ वेक्टर सी डॉट सी तो आप बोलना सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब ये 3 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज था, कुछ एग्जाम्पल समझ लो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का, उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जाम्पल में आप फिजिक्स में देखोगे वर्क, ठीक है, अभी काइनेमेटिक्स वगैरह हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर आपका वर्क एनर्जी पावर आएगा, तो वहां पे देखोगे वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। तो देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो वर्क निकल रहा है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ रहे हो ना, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखना वर्क एफ डॉट एस, तो डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस को आप ये भी लिख सकते हो एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे वर्क का आप नेचर भी समझ सकते हो कि थीटा यदि 0 डिग्री होगा तो वर्क देखो मैक्सिमम होगा, एफ एस के बराबर होगा। थीटा यदि 90 डिग्री होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। थीटा यदि 180 डिग्री होगा तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। तो देखो वर्क 0 भी हुआ, पॉजिटिव भी हुआ, सॉरी ये पॉजिटिव भी हुआ, 0 भी हुआ और निगेटिव भी हुआ। तो आप इसी थीटा से डिसाइड भी कर पाते हो कि वर्क जो है उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है या 0 है। क्योंकि देखो थीटा 180 डिग्री लगाओगे तो देखो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री को कैसे लिखोगे, cos 90 प्लस 90, cos 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट cos निगेटिव होता है तो माइनस साइन 90, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिनिमम वर्क देगा, निगेटिव वर्क देगा कब, जब 180 डिग्री रहेगा दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो याद रखना वर्क डन 0 होगा। और दो वेक्टर के बीच 0 डिग्री रहेगा तो याद रखना वर्क डन पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। सेकेंड देखो, आप जब निकालोगे इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे तो वो भी जो है इंस्टेंटेनियस पावर वो भी फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, या पावर बोल रहा हूं मैं कि पावर जो होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है ना। इंस्टेंटेनियस बोल दूंगा तो डीपी, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पी हो जाएगा। तो भी आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर नहीं जान रहे हो तो नॉर्मल समझ लो कि हम लोग एक इंस्टेंट पे जब पावर डिसाइड करते हैं तो वेक्टर फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और आप फिजिक्स में क्वांटिटी पढ़ोगे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये क्लास 12 में आपको मिलने वाला है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बेसिकली हम लोग फाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एलिमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ रहे हो ना। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो हम देख रहे हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है हमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है जो कि नेचर में कैसा है, स्केलर है। ठीक है ना, वेक्टर नेचर नहीं है। और जो स्केलर नेचर वाला हमें क्वांटिटी मिल रहा है वो किसके वजह से मिल रहा है, वेक्टर नेचर वाले फिजिकल क्वांटिटी की वजह से। बात समझ रहे हो ना। तो ये इस तरह के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल ग्रेजुअली आपके सिलेबस में मिलते रहेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ कंसेप्ट, जैसे कि मान लो, चलो कुछ न्यूमेरिकल्स पहले देखा जाए। ठीक है, ये तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट समझ गए ना। जैसे क्वेश्चन में लेता हूं कि मान लो एक फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में फोर्स का मान दिया है 2i + 3j + 4k। ओके, ये फोर्स दिया है। ठीक, और ये फोर्स जैसे ही आपने बॉडी पे लगाया है तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो 2i + 3j + 4k। इसका क्या मतलब है, ये दोनों का मतलब मैं समझा दे रहा हूं। देखो F बराबर 2i + 3j + 4k का क्या मतलब है कि x एक्सिस में आपने 2 यूनिट फोर्स लगाया, y एक्सिस में आपने 3 यूनिट फोर्स लगाया, और z एक्सिस में आपने 4 यूनिट फोर्स लगाया, और डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में 2 यूनिट का हुआ है।
ठीक है, यूनिट बोले तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा। ओके, यहाँ पे वाई एक्सिस में देखो 3 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट हुआ और जेड एक्सिस में 4 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये मतलब होता है आई जे के रिस्पेक्ट में जब आप लिखते हो तो देखो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया, ठीक है ना, और उसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप समझ गए फोर्स किस किस डायरेक्शन में लगा होगा। तो हमसे बोल रहा है कि वर्क डन निकालो। तो बच्चों वर्क डन का अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो फोर्स 2i + 3j + 4k हो जाएगा, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, s के साथ, तो 2i + 3j + 4k। अब बच्चों देखो i डॉट आई देखो 1 अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन i डॉट j क्या बताया है, 0 बताया है। ठीक है, तो सिर्फ i का कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, j का कोएफिशिएंट के साथ और k का, बाकी का मल्टीप्लाई जो होगा डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू मैं 2 कर दिया, प्लस 3 इंटू j का j के साथ करो 3, और k का k के साथ 4 इंटू 4, बाकी का डॉट प्रोडक्ट करोगे जैसे कि 2i और 3j को करोगे तो ये पूरा 0 होगा, क्योंकि i डॉट j 0 हो गया, तो 0 इंटू 2 3 जा 6, तो 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने सिर्फ i j j और k का प्रोडक्ट लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 4 चौका 16। ठीक है, 9 4 13 और 16 मिलके कितना हो गया 29। और चूंकि हम यहाँ पे यूनिट जूल में लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास फोर्स दिया हुआ है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट मान लो मीटर में। यदि आपको ये यूनिट नहीं दिया हो, ठीक है ना, जैसे मान लो ये यूनिट नहीं दिया हो, तो आप यहाँ पे भी जूल के जगह कुछ यूनिट लिख देना, यूनिट ऑफ वर्क कर देना। ओके, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का यूनिट दिया है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का दिया है मान लो मीटर, तो मैं यहाँ पे जूल लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो ये एसआई सिस्टम में। ठीक है, यहीं पे न्यूटन की जगह मान लो डाइन रहता, मीटर की जगह क्या आपका रहता सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जूल ना लिखे क्या लिख देते, फिर अर्ग में आंसर देते। ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि जूल जो होता है वर्क का एसआई यूनिट होता है, अर्ग जो होता है सीजीएस सिस्टम होता है, उस तरह न्यूटन जो होता है एसआई सिस्टम में होता है, डाइन जो होता है सीजीएस सिस्टम में होता है। बात समझ रहे हो ना। चलो इसके बाद एक और एग्जाम्पल लो डॉट प्रोडक्ट का। तो देखो जैसे एक सवाल में लिख रहा हूं, दिख रहा है ना, चलो गुड। सवाल देखिए, कह रहा है कि इफ द magnitude of two vectors are 2 and 3, जैसे दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है बच्चों 2 and 3 दिया हुआ है। ठीक, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट भी दे दिया है। ठीक है, इज 3√2। हमसे बोल रहा है फाइंड द एंगल, बहुत ही आसान सा सवाल है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो देखो बच्चों मान लो दो वेक्टर ए और बी है। ठीक है, लेट 2 वेक्टर्स क्या मान ले, ए एंड बी। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए बराबर कितना दिया है 2, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी बराबर कितना दिया है 3। ओके, और ए डॉट बी देखो दे दिया है, ए डॉट स्केलर प्रोडक्ट बोल रहा है ना इतना, तो 3√2। अब लिखेंगे चूंकि ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा इम्प्लाइज कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए डॉट बी बटा ए बी। अब देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, आपके पास ए डॉट बी दिया है 3√2 बटा 2 इंटू 3, तो ये 3 से 3 गया, ये √2 से कटा तो 1/√2। 1/√2 किसका वैल्यू होता है कॉस में 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। इसी को π/4 के रिस्पेक्ट में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, रेडियन में दिया रहेगा तो π/4 रेडियन है, और यहाँ पे डिग्री में 45 डिग्री है। ओके, क्योंकि 180 डिग्री पाई रेडियन के क्या होता है बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो आई थिंक अब अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ओके। अब देखो एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, याद करो हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़े थे। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में आपने रिजल्टेंट भी दो वेक्टर का निकाला था, √a² प्लस b² प्लस कितना 2ab cos थीटा। ठीक है, स्पेशल केस है याद रखो, इसको आप डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, देखो वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस b लोगे और दोनों तरफ इसका क्या निकालो मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा
मैग्नीट्यूड। अब हम क्या कर रहे हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो उस वेक्टर के, जैसे वेक्टर ए को डॉट ए से करोगे तो वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो आर वेक्टर का जो स्क्वायर है वो आर डॉट आर लिख सकते हो, तो ये किसके बराबर हो गया, आर के स्क्वायर। और इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, और डॉट कर देते हैं बच्चों ए डॉट ए प्लस बी। अब देखो हम डॉट प्रोडक्ट से रिजल्टेंट फाइंड करने वाले हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे कैसे करोगे, देखो ए को आप डॉट प्रोडक्ट कर दो किसके साथ, तो ए प्लस बी के साथ, और फिर बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दो ए प्लस बी के साथ, कर सकते हो ना, क्लियर है। बस एक स्पेशल केस है, आप डॉट प्रोडक्ट से ट्रायंगल लॉ का निकाल सकते हो प्रूफिंग। तो देखो ए डॉट ए हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो ए डॉट बी लिखोगे इसको, ये प्लस बी डॉट ए लिखोगे, अच्छा ये प्लस है ना, बी डॉट ए लिखोगे, और ये देखो बी डॉट बी लिखोगे। ओके, देखो ये बी को पूरा से करेंगे ना, ए प्लस बी, तो वेक्टर ए डॉट ए, फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी को आप ए डॉट बी रहने दो, और बी डॉट ए को भी क्या लिख दो, ए डॉट बी, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन ना, और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 ए डॉट बी होगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा। अब आप देख सकते हो इसको ए स्क्वायर लिखेंगे, ये बी स्क्वायर, और ये देखो 2 ए डॉट बी, याद करो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन ए बी कॉस थीटा, तो देखो ये कितना निकल गया, आर स्क्वायर। तो आर रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो देखो ट्रायंगल लॉ भी आप डॉट प्रोडक्ट्स के माध्यम से क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट डॉट प्रोडक्ट का। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर देखेंगे वो क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड होगा, और उसके बाद 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तब तक के लिए मेहनत करो। थैंक यू।